फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्रैक पे। इस वीडियो में कौटिल्य जीएस का बिहार दौरा का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए सीधे क्वेश्चन पे ही आते हैं। क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निस्कापिन किससे प्राप्त होता है। नेस्कापिन किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन दिया गया है इफेड्रा से, पोस्ता से, तुलसी से या फिर गंध सफेदा से। नेस्कापिन किससे प्राप्त होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा पोस्ता से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। त्वचा कैंसर। त्वचा कैंसर किससे होता है, तो पराबैंगनी किरण से होता है। ध्वनि कैंसर। ध्वनि कैंसर हो जाएगा डेसिबल। ऑप्शन के अकॉर्डिंग मिलाते चलेंगे। वैश्विक तापन। वैश्विक तापन जो है कार्बन डाइऑक्साइड से बढ़ता है। ओजोन छिद्र। ओजोन में छिद्र होता है CFC के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना सूचक है। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना सूचक है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, जिंक की कमी का। जिंक की कमी के कारण ही मक्का की पत्तियों के शीर्ष में क्या होता है, सफ़ेद हो जाता है। राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ साथ आम एवं बैगन का लिटिल लीफ रोग भी जिंक के कारण ही होता है। धान का खैरा रोग, यह भी जिंक की कमी से ही होता है। अमरूद का ब्रोजिंग रोग, यह भी जिंक की कमी से। और मैग्नीज की कमी से मटर का मार्स रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परखनली शिशु के मामले में। परखनली शिशु के मामले में निषेचन परखनली के अंदर होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है, नहीं, निषेचन परखनली के अंदर होता है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। सटीक आंसर ऑप्शन नंबर बी ही दिख रहे हैं। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, तो राइट आंसर हो जाएंगे श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है। और कमी जब हो जाती है तो इसे क्या कहेंगे, ल्यूकोपोनिया कहा जाता है। श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में अगर कमी हो जाती है तो उसे क्या कहेंगे, ल्यूकोपोनिया। ल्यूकोपोनिया कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। लाल रक्त कोशिकाओं की अगर वृद्धि हो जाती है तो इसे कहेंगे पॉलीसाइथेमिया। और कमी के कारण इस्कीमिया रोग हो जाता है। प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है जब डेंगू हो जाता है तब। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है। सर्वाधिक उपयुक्त जो प्रकाश है यह है लाल प्रकाश। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। हरा प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। हरा, पीला और अवरक्त में कोई भी प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। सर्वाधिक होता है लाल और सबसे कम होता है बैगनी प्रकाश में। दूसरे नंबर पर आ जाएगा नीला। एल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो उपस्थित है। एल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो उपस्थित है, बताइएगा। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, त्वचा में। एल्फा क्रिएटिन किस में है, त्वचा में पाया जाता है। वही मांसपेशी में एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। हड्डी में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है और उपास्थि में कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है, कॉन्ड्रिन। दूध में केसिन, अंडा में एल्बुमिन, मक्का में जिन और गेहूं में ग्लूटामिन, जो कि बीपीएससी में पूछा भी गया है कि गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ग्लूटामिन हो जाएगा। वही सोयाबीन में ग्लिसिन हो जाएगा, ग्लिसिन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है। कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। लड़ो एवं उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है, तो एड्रेनलिन को लड़ो एवं उड़ो हार्मोन कहा जाता है। प्रोजेस्टेरॉन, इसे जब प्रेगनेंसी टेस्ट करना होता है तो प्रोजेस्टेरॉन का ही जांच करते हैं। थायरॉक्सिन, यह उपापचयी प्रक्रिया में मदद करता है। निम्न में से किस कोशिकाओं को एटम बम कहते हैं, तो बताइएगा किस कोशिकाओं को एटम बम कहेंगे, तो लाइसोसोम को। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को ही कहा जाता है। इसकी खोज डी डुबे ने किया था। कोशिका का कंकाल किसे कहा जाता है, तो अंतःस्रावी जालिका को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। कोशिकीय परिवहन का नियंत्रक किसे कहा जाता है, तो गोल्जी काय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। मस्टर्ड गैस,
मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव है, बिल्कुल। शुष्क बर्फ में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएंगे। फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक है, यह गलत दिया गया है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक, यह गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। केरोटिन मानव त्वचा की बाहरी परत पर पाया जाने वाला यह प्रोटीन है। 11 नंबर, सीसा है एक। सीसा क्या है? तो सीसा जो है अतिस्थित द्रव पदार्थ है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, अतिस्थित द्रव पदार्थ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। सुपर कोल्ड लिक्विड है। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वालों की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? पुलिस द्वारा नशेड़ियों की जांच करने के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल जो सर के द्वारा आंसर बताया जाता है, मैं वही आंसर आप लोग को बताती हूँ। आंसर के लिए आप लोग कंफर्म रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो डी ब्लॉक से। डी ब्लॉक से राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। परमाणुवी नाभिक किसने खोजा था? परमाणु के नाभिक रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया था। इसके साथ साथ अल्फा बीटा की भी खोज रदरफोर्ड ने ही की थी। वही कोशिका के नाभिक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। एटॉमिक मॉडल किसने दिया था? तो नील्स बोर ने दिया था। E=mc² आइंस्टीन ने दिया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। समुद्री जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? गौर करिएगा, समुद्री जल के बारे में पूछा जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आसवन विधि हो जाएगा। वही पेट्रोलियम पदार्थ को प्रभाजी आसवन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। आंशिक प्रभाजी आसवन या फिर प्रभाजी आसवन के द्वारा ही पेट्रोलियम पदार्थ को शुद्ध किया जाता है। समुद्री जल से नमक जो तैयार किया जाता है, प्राप्त किया जाता है वाष्पन के द्वारा। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? राइट आंसर H2SO4। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। HCl HNO3 अम्लराज या एक्वारिजा बनाता है। इनमें से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? सबसे अधिक कुचालक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीसा। पारा जो है सुचालक है। बैरोमीटर थर्मामीटर में पारा का ही यूज किया जाता है। बैरोमीटर वायु दाब, थर्मामीटर से टेम्परेचर। इनमें से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ऑप्शन को देखिएगा। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण इनमें से कौन सा दिया गया है? PDF ही मैं अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। टाइम नहीं मिल पाने के कारण मैं PDF अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, बट कोई नहीं, जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं इकट्ठे ही PDF अपलोड कर दूंगी। हो सकता है कि आज रात को 11 बजे ही मैं अपलोड कर दूँ। आप लोग रेडी रहिएगा। प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, यह तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, सब्जी अगर पकेगा तो दोबारा से सब्जी प्राप्त नहीं हो सकता, यह क्या है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। सनी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना, भौतिक परिवर्तन। नमक का पानी में घुलना, यह भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है। प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? तो नाभिकीय बल है। सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल ही है। वही सबसे कमजोर गुरुत्वीय बल है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता है। बड़ा कन्फ्यूजन होता है, थोड़ा ऑप्शन पे आप लोग गौर करिएगा और डिसाइड करिएगा आंसर क्या होगा। मैं थोड़ा आप लोग को समय भी दे दे रही हूँ। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता है तो निम्न गलनांक होता है, उच्च प्रतिरोध होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्यूज जो है शीशा और टीन का बना होता है। चालकता निम्न होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। परिदर्शी या फिर पेरिस्कोप के सिद्धांत पर कार्य करता है। पेरिस्कोप जो है या परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि अपेक्षाकृत तेज चलती है? निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि अपेक्षाकृत तेज चलती है? तो पता ही है, सर्वाधिक जो है ठोस, उसके बाद द्रव के बाद गैस। इसमें ठोस कौन सा दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में लोहे की छड़। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है।
एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? चुंबकीय तरंग का। किसका? चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरित हो सकता है। संवहन गैस एवं द्रव में जो परिवहन होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है, यह संवहन विधि द्वारा होता है, गैस एवं द्रव में। ठीक है। वही ठोस में चालन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। आगे बढ़ते हैं। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह पर ऊपर होता है? थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, नहीं तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएंगे। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह पर ऊपर होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/10। पानी के नीचे 9/10। क्वेश्चन क्या था? समुद्र की सतह के ऊपर तो 1/10, वही पानी के नीचे अगर पूछा जाता तब 9/10 हो जाता। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? बताइएगा, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? बिल्कुल आराम से चल रहे हैं आप लोग, साथ साथ आंसर देते भी चल सकते हैं और लास्ट में कमेंट करके बता सकते हैं कि 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आप लोग का सही हुआ है। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो चार्टर एक्ट 1833 हो जाएगा, योग्यता के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। वही खुली प्रतियोगिता परीक्षा लेना प्रारंभ हुआ चार्टर एक्ट 1853 के तहत। अध्यादेश जारी करने का अधिकार 1861 के अधिनियम के तहत वायसराय को दिया गया और इसी के द्वारा 1862 में 3 हाई कोर्ट की स्थापना किया गया था। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी ने। कब? 1934 में। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? एक बार फिर से सुनिएगा। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सम्मिलित कीजिए। संवैधानिक प्रावधान दिया गया है, स्रोत दिया गया है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार भाग 3 में जिसकी चर्चा किया गया है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, यह लिया गया है अमेरिका अधिकार पत्र, मतलब अमेरिका के संविधान से। राष्ट्र के नीति निषेध तत्व भाग 4 में है, 36 से 51 में चर्चा किया गया है और यह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। मंत्रिमंडलीय सरकार, यह ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। वही केंद्र राज्य संबंध जो है केंद्र राज्य सरकार, यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। बाकी मिला लीजिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो भाग 9 हो जाएगा, भाग 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग 7 को तो निरस्त कर दिया गया है और 9 का ख में क्या है? तो सहकारी समिति की चर्चा है जिसे 57वां संविधान संशोधन 2011 के तहत जोड़ा गया था। 9 के क में है नगर पालिका, जिसे 74वां संविधान संशोधन 1973, माफ करिएगा 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत ऐड किया गया है नगर पालिका को, भाग 9 के क में जिसकी चर्चा किया गया है। और 9 के ख में हमने क्या बताया? सहकारी समिति, इसे 57वां संविधान संशोधन 2011 के तहत ऐड किया गया था। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है? पिछले वाले वीडियो में भी यह क्वेश्चन आया है। तो बीमा भी है, जनगणना भी है, बैंकिंग भी है संघ सूची में, जबकि गैस जो है यह संवर्ती सूची का विषय है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है तो अनुच्छेद 268 से लेकर 281। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, गौर करिएगा ऑप्शन पे। अनुच्छेद 371 का ए, जिसमें नागालैंड की चर्चा किया गया है, 371 बी असम, 371 सी मेघालय। देखिए 371 सी मेघालय नहीं होगा, मणिपुर है, मणिपुर। वही अनुच्छेद 371 डी आंध्र प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि गलत दिया गया था। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है, संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? तो बहुदलीय सरकार। मेरे ख्याल से लोकप्रिय सरकार होना चाहिए था, लेकिन सर बताए हैं बहुदलीय सरकार, और यही होना भी चाहिए। संवैधानिक सरकार का अर्थ है बहुदलीय सरकार, हालांकि मेरा गलत भी हो गया था। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? हर्बर्ट साइमन। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है?
भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का आईना भी कहा जाता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना पर स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? सब लोग जानते हैं फ्रांस की क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति हुई कब थी? 1789 में। रूसी क्रांति कब हुई है? तो 1917 में हुई है। आर्थिक न्याय जो है रूस से ही लिया गया है। मूल अधिकार प्रस्तावना के शब्द अमेरिका से लिया गया है। हालांकि प्रस्तावना की भाषा जो है यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जस्टिस फजल अली के एम पनिकर और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। बिल्कुल, फजल अली के एम पनिकर और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। फजल अली हालांकि यह अध्यक्ष थे, बाकी अन्य सदस्य थे। इस आयोग ने मुंबई और पंजाब के विभाजन का समर्थन किया। यह गलत है। 1966 में पंजाब का विभाजन, 1960 में मुंबई का विभाजन करके गुजरात को बनाया गया और 1966 में पंजाब से अलग करके हरियाणा को बनाया गया। यह गलत दिया गया है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार 14 राज्य और 6 के शासित प्रदेश बनाए गए। बिल्कुल, 1 और 3 सही दिए गए हैं। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3। ऑपरेशन पोलो कहाँ चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन के प्रयासों से ही। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया। जम्मू कश्मीर भी भारत में शामिल हुआ, लेकिन यह विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके। और जूनागढ़ को भी शामिल किया गया था जनमत संग्रह के द्वारा। ठीक है। नागरिकता विधेयक 2019 संसद के कब पारित किया गया? नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद में कब पारित किया गया? तो 11 दिसंबर 2019 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, 11 दिसंबर 2019। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? बताइएगा, प्राचीन भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? कुषाण तो होगा नहीं, क्योंकि ISP के ये तो ट्रिक याद ही होगा। इंडो ग्रीक शक पहलव कुषाण। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरानियों के द्वारा। ईरानी की अगर बात की जाए तो हखमनी वंश के शासकों ने आक्रमण भारत में किया था। नाम पता होगा आप लोग को भी। उसके बाद यूनानी, वही सिकंदर आक्रमण किया था। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, डेरियस प्रथम जो है हखमनी वंश का शासक था। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? प्रथम मानव जीवाश्म यह नर्मदा घाटी से। वैदिक कर्मकांड संबंधित है। वैदिक कर्मकांड अथर्ववेद से। वैदिक कर्मकांड आंसर अथर्ववेद बताया गया है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? तो यह स्थापित किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। जब भी कुतुब मीनार देखने आए तो पास में ही यह जो स्तंभ है लगा हुआ है। और राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। बोरोबुदुर का विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप का निर्माण किन शासकों द्वारा करवाया गया है? बोरोबुदुर का विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप का निर्माण किस शासकों द्वारा करवाया गया है? तो शैलेंद्र शासकों के द्वारा। शिल्पाधिकारम का लेखक कौन थे? पायलों की कहानी है इसमें, कहानी आप लोग सुने ही होंगे। शिल्पाधिकारम का लेखक कौन है? तो इलांगो आंदिगर। मणिमेखले शीतले सत्यनारायण। मणिमेखले का शीतले सत्यनारायण। जीवक चिंतामणि किसका है? तो तिरुवल्लुवर का है। निम्नलिखित युगों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? अब्दुल रहमान हमीर रासो। यह गलत दिया गया है। जबकि चंद्रवरदाई का पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो। जगनिक का है आल्हा खंड। नरपति नाला बोसल देव रासो। सिजदा और पैबोस की रस्म दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आरंभ की? सिजदा और पैबोस की नीति यह किसने लाया था? तो बलबन ने लाया था। किसने? बलबन ने। समाप्त किसने किया था यह भी बताइएगा। तो समाप्त किया था शाहजहां ने। शाहजहां ने। चालीसा दल को किसने समाप्त किया था? तो बलबन ने। चालीसा दल को लाया किसने था? तो इल्तुतमिश ने लाया था, जिसे तुर्कान ए चहलगान कहा जाता है। इल्तुतमिश ने इक्तादारी व्यवस्था को प्रारंभ किया था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ही कहलाता है। सिकंदर लोदी जो है आगरा की स्थापना की थी 1504 में। राजधानी बनाया था 1506 में। अलाउद्दीन खिलजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा डिटेल जाना नहीं है। बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने ही लाया था सबसे पहले।
पानीपत के तीसरे युद्ध के समय पेशवा कौन था? पानीपत के तीसरे युद्ध 1761 में आई थिंक हुआ था, आई थिंक क्या 1761 में ही पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था और इसमें पेशवा बालाजी बाजीराव थे। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, जिन्हें नाना साहब के नाम से जानते हैं। इनका कार्यकाल है 1740 से लेकर के 1761। वही बाजीराव प्रथम 1720 से 40, माधवराव प्रथम 1761 से लेकर के 1772। चलिए नेक्स्ट है, शुद्ध द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद सिर्फ रहेगा तो माधवाचार्य, द्वैतवाद रहेगा तब हो जाएगा निम्बिकाचार्य। और भी याद रखिएगा, एक रह गया अद्वैतवाद, यह दिए थे शंकराचार्य ने, जिनका जन्म केरल में हुआ था। ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य ने ही दिया था, ये भी ध्यान रखिएगा। ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य से संबंधित है। पुष्टि या रूप संप्रदाय वल्लभाचार्य से संबंधित है। फिर सनक संप्रदाय निम्बिकाचार्य से संबंधित है। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य हो जाएंगे और स्मृति संप्रदाय यह हो जाएंगे शंकराचार्य। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। जजाऊ का युद्ध किनके मध्य हुआ था? जजाऊ का युद्ध मोहम्मद आजम व मुअज्जम के बीच, जजाऊ का युद्ध मोहम्मद आजम व मुअज्जम के बीच लड़ा गया था। गांधी जी द्वारा आरंभ किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में कहां से प्रकाशित किया गया था? पूना से। राइट आंसर हो जाएगा पूना। ब्रह्म समाज के बारे में कौन सा कथन सत्य दिया गया है? इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। बिल्कुल, ब्रह्म समाज जो है स्थापना किसने किया था? तो 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया। बिल्कुल, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया, यह भी गलत दिया गया है। नेक्स्ट है, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। नहीं, ऐसा कोई प्रचार नहीं किया था, यह गलत है। 1 और 2 बिल्कुल राइट आंसर है। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। उसके 1 वर्ष बाद 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया। अध्यक्ष के पद से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद फिर अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हालांकि पट्टाभी सीतारामैया को चाहते थे अध्यक्षता करने के लिए महात्मा गांधी, लेकिन फिर बाद में त्यागपत्र देने के बाद राजेंद्र प्रसाद ने ही अध्यक्षता किए थे। जब भारत स्वतंत्र हुई थी, जेबी कृपलानी उस समय अध्यक्ष थे। सबसे कम समय में अबुल कलाम आज़ाद जो है अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति हैं, जो कि 1923 में दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किया था और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष पद पर बने रहे थे 1940 से लेकर के 1946 तक। 1940 में रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता भी उन्होंने ही किया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1934 मुंबई अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। निम्नलिखित समाचार पत्रों एवं उनकी भाषा का कौन सा जोड़ा विमेल है? प्रताप पत्र हिंदी में छपती थी, अल हिलाल उर्दू में, संजीवनी बांग्ला में, बम्बई गुजराती में। नहीं, बम्बई जो है यह मराठी में छपती थी। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में इनमें से कौन एक प्रस्ताव पारित किया गया था? बताइएगा, कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में निम्न में से कौन एक प्रस्ताव पारित किया गया था? बंग भंग विरोधी अभियान तथा स्वदेशी अभियान को समर्थन दिया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया था और 16 अक्टूबर को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया था। बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से असत्य कथन का चयन करें। इसमें से कौन सा कथन है जो गलत दिया गया है? देखते हैं। इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल धिंगरा ने भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार विलियम हंटर वाइली की गोली मारकर लंदन में हत्या कर दी थी। बिल्कुल, और इस कारण से इनको फांसी की सजा भी दिया गया था। यह सही दिया गया है। 2 ऐसे व्यक्ति, एक है मदन लाल धिंगरा और एक है उधम सिंह, जिन्हें भारत से बाहर फांसी की सजा दी गई थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा की एक महत्वपूर्ण सहयोगी मैडम भिखाजी कामा थी। बिल्कुल, कामा एक ईसाई परिवार से संबंधित थी। जी नहीं, यह ईसाई परिवार से नहीं, पारसी परिवार से संबंधित थी। पहली बार भारत के बाहर तिरंगा मैडम भिखाजी कामा द्वारा जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया गया था। यह सही दिया गया है। 1907 ईस्वी में इन्हें जन्नी भी कहा जाता है। राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। डोलड्रम क्या है? डोलड्रम शांत पेटी जिसे कहते हैं, यह क्या है बताइएगा।
5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ के अक्षांश रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? डोल्ड्रम या शांत पेटी कहते हैं। और यह जो है उष्णकटिबंधीय पवन पेटी है। मानसूनी प्रदेश को कहा जाता है, मानसूनी प्रदेश को वृद्धिशील प्रदेश कहा जाता है। पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान इनमें से किस देश में पाए जाते हैं? पटाना जो है यह श्रीलंका, कहाँ? श्रीलंका। पोस्तार जो है हंगरी, जबकि शीतोष्ण घास का मैदान है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स हो जाएगा, यूएसए में पेरिज हो जाएगा, रूस में स्टेपी, पंपास अर्जेंटीना में है, कैटबरी न्यूजीलैंड में है, कैम्पोज ब्राज़ील में है, लानोज वेनेजुएला में है, शवाना सहारा में है, शवाना जो है सहारा प्रदेश। और सिल्वास को भी ध्यान रखिएगा, सिल्वास का है तो अमेजन नदी घाटी। पार्कलैंड का है तो यह भी ऑस्ट्रेलिया में है। एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कैम्पोज ब्राज़ील में, लानोज वेनेजुएला में, सवाना सहारा में, सिल्वास घास जो है यह अमेजन नदी घाटी में पाई जाती है। वही पार्कलैंड और डाउन्स जो है यह ऑस्ट्रेलिया में है। पेरिज, पेरिज का है तो अमेरिका में है। और पंपास अर्जेंटीना, स्टेपी रूस, कैटबरी न्यूजीलैंड, सारे के सारे निकल गए। और पटाना को भी याद रखिएगा, श्रीलंका है। सेमांग जनजाति का निवास है, सेमांग जनजाति यह तो निवास करती है मलेशिया। मसाई जनजाति केन्या में निवास करती है। कालाहारी बोत्सवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है, ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है बागवानी कृषि से। निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? एक बार फिर से, कौन सा फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? तो एक ही दिख रहा है, सॉफ्टवेयर। ब्लैक हिम, ब्लू हिम तथा ग्रीन हिल नाम पहाड़ियों किस देश में स्थित हैं? ब्लैक हिम, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ी यह कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल, हिल यहाँ पे कर लीजिए। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है, सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र इंडोनेशिया द्वीप समूह। भूकंप वाला हो जाएगा जापान द्वीप समूह। भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का योगदान है 5%। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? सियाल सीमा निफे, जानते ही होंगे, सियाल सीमा निफे। राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड स्वेस ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देवदार मुख्यतः किस वनों में उगता हुआ पाया जाता है? मतलब देवदार मुख्यतः किस वनों में उगता हुआ पाया जाता है? कहने का मतलब है कि देवदार किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएंगे अल्पाइन वन या फिर कुंधारी जिसे कहते हैं। रोजवुड, आयरनवुड, फिर महोगनी, यह सब जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। वही उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का उदाहरण हो जाएगा आम, शीशम, सागवान। कुकी जनजाति के लोग रहते हैं, कुकी जनजाति यह मणिपुर हो जाएगा। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? विद्युत रेल पूछा जा रहा है तो 1925 में चली थी, मुंबई से कुर्ला के बीच में। और पहली बार माफ़ करिएगा, और पहली बार अगर पूछा जाए तो 1853 में चली थी, बम्बई से थाने के बीच में। भारत का अधिकांश लौह अयस्क प्राप्त होता है धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। आगे है, सरदार सरोवर परियोजना में लाभान्वित होने वाला राज्य है। सरदार सरोवर परियोजना है किस नदी पर? तो नर्मदा नदी पर है। मेरे ख्याल से इसका जो ऑप्शन दिया गया है या गलत दिया गया है, चलिए देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में तो है, गुजरात भी, कर्नाटक तो होगा नहीं, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र लाभान्वित है, उड़ीसा तो है नहीं, यहाँ भी उड़ीसा, यहाँ भी नहीं है, तो इस ऑप्शन को सुधार कर लीजिए। यहाँ पे कर्नाटक को साइड करिए, यहाँ पे राजस्थान को ऐड करिए। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र जो है लाभान्वित राज्य है। पीट मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है, पीट मिट्टी यह कहाँ पाई जाती है? तो केरल में। MCA 21 पहल किस मंत्रालय से संबंधित है? MCA 21 पहल किस मंत्रालय से? कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से। लेगाटम समृद्धि सूचकांक के घटकों में सम्मिलित है, लेगाटम समृद्धि सूचकांक के घटकों में शामिल है अर्थव्यवस्था की गुणवत्ता, बाजार पहुंच एवं अवसंरचना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामाजिक पूंजी। राइट आंसर डी मिला। भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है, भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है, सारे चीज़ में तो बेरोजगारी ही बेरोजगारी है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सृजनात्मक हो जाएगा, याद रखिएगा सृजनात्मक। ग्रामीण क्षेत्र में चक्रीय बेरोजगारी देखने को मिलता है।
प्रच्छन्न बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलता है। मौसमी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में। आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य है, आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य है ऐसे कामगारों को जो बेरोजगार हो गए हों सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। कृषि क्षेत्र में याद रखिएगा छिपी हुई या फिर अदृश्य या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलती है। शहरी क्षेत्र में घोषणात्मक बेरोजगारी देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्रेडिट कार्ड जो है यह क्या है, प्लास्टिक मनी का ही उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। करेंसी का नियमन तो है ही, साख का नियमन भी है। विदेशी व्यापार का निगमन यह भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। देश के विदेशी विनिमय कोषों की रखवाली एवं प्रबंधन यह भी कार्य है। राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, आय कर से। कौन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए? कौन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए? तो कपिल सिब्बल। किस संगठन ने चंद्रमा पर पहला रेलवे स्टेशन बनाने की योजना की घोषणा की है? अब यहाँ से लगता है कि करंट अफेयर ही देखने को मिलेंगे। किस संगठन ने चंद्रमा पर पहला रेलवे स्टेशन बनाने की योजना की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएंगे नासा। हाल ही में किस राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने वेस्ट नाइल बुखार के लिए अलर्ट जारी किया है? बताएंगे। आंसर मिल गया होगा, केरल हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस यह मनाया जाता है 3 मई को। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फिर से ओम बिरला बन गए हैं। भर्तृहरि महताब जो है प्रोटेम स्पीकर बने थे। विपक्ष द्वारा के सुरेश, विपक्ष की तरफ से कौन है? तो के सुरेश थे। 4 बार चुनाव हुए हैं स्पीकर को लेकर के, 1952, 1967, 1976 और 2024। यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्य शहर कौन सा है? यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्य शहर कोझिकोड। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां सदस्य देश कौन बना है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन मुख्यालय तो यही आप पास में ही है, दिल्ली के पास गुरुग्राम में। और 100वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो यह पैराग्वे बन गया है। भारत और किस देश के बीच ई मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू हुई है? भारत और किस देश के बीच ई मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू हुई है? तो बांग्लादेश। खलवार युद्ध स्मारक किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है जिसको भारतीय सेना ने पर्यटकों के लिए खोला है? तो राइट आंसर हो जाएंगे लद्दाख। किस देश में महाराजा रणजीत सिंह की फिर से स्थापित की जाएगी? किस देश में महाराणा रणजीत सिंह की मूर्ति जो है फिर से स्थापित की जाएगी? तो पाकिस्तान में। नेक्स्ट है मैथ से क्वेश्चन, मैं आंसर टिक कर देती हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। बाकी 100 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हुआ कमेंट करके चाहें तो बताना तो बता सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। मैं पीडीएफ आज रात में 11 बजे अपलोड कर दूँगी। कुछ ही टाइम के लिए पीडीएफ रहेंगी, फिर आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और आप लोग से रिक्वेस्ट है इसे शेयर भी क्या करिएगा जिससे हमें काफ़ी हेल्प भी मिल सके। 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑफ सी इज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। द स्ट्रक्चर फॉर रिपोर्ट राइटिंग इज जेनर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ईरान की मुद्रा क्या है? ईरान की मुद्रा पूछा जा रहा है तो हो जाएगा तोमान। राजधानी पूछा है तेहरान हो जाता। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। वही मध्य रात्रि के सूरज का देश नॉर्वे को कहा जाता है। डूबते हुए सूरज का देश ब्रिटेन को कहा जाता है। तो ये रहा आज का 100 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।